तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ASOM। ये क्या है? मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है। इससे पहले मैंने पढ़ाया है CSOM। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए। तो ASOM का मतलब क्या है? एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट मतलब ये अचानक होता है, और CSOM में क्या था? क्रोनिक था, मतलब वो लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहता था, फिर प्रॉब्लम आती थी। लेकिन ये अचानक हो जाता है। और इसमें क्या होता है? सुपरेटिव मतलब पस फार्मिंग इन्फेक्शन है, इसमें जो पस फनता है। और ओटाइटिस का मतलब क्या? ओटो का मतलब होता है मिडल ईयर, और टिस का मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब ये मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन है। मीडिया मतलब मिडल ईयर। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ईयर का दो तीन पार्ट होता है। सबसे बाहर वाला पार्ट एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो अगर मिडल ईयर में कोई बैक्टीरिया आ जाए, या फिर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ब्लो हो जाए, किसी भी कारण से अफेक्ट हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन करा सकता है। और ये पुअर फैमिली में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग जो है किसी भी चीज़ से बार बार ईयर को पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो है होल हो सकता है, जिसकी वजह से जो है बाहर से फॉरेन पार्टिकल या फिर इन्फेक्टिव एजेंट जा सकता है। या फिर यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसके द्वारा भी जो है मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर अब देखो, इसे एक्यूट इन्फ्लामेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जो है डेंजरस हो जाता है, मतलब डेंजरस हो जाता है। कैसे? वेरी क्विकली। क्योंकि अगर कोई चीज़ धीरे धीरे फैल रही है, तो कोई चीज़ धीरे धीरे अगर फैल रही है, उसको क्या कहेंगे? क्रोनिक। और ये जो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अचानक बहुत तेज़ी से फैल जा रहा है, इसलिए इसको एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। और ये मिडल ईयर में होता है। और कैसा होता है? पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब पस फार्मिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कराने के बाद जो पस बनाता है, उसी को पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो, मिडल ईयर में क्या क्या आएगा? मिडल ईयर क्लेफ्ट आएगा। अगर आपने मिडल ईयर की एनाटॉमी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ आप जाइए। वहाँ पे मैंने मिडल ईयर क्लेफ्ट के बारे में डिटेल में बताया है। तो मिडल ईयर क्लेफ्ट में क्या आएगा? यूस्टेशियन ट्यूब आएगा। मिडल ईयर तो आएगा ही। एटिक, एडिटस, एंट्रम, मैस्टॉइड एयर सेल। फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखो, ये मिडल ईयर था। मिडल ईयर के यहाँ पे तो क्या था? ये मैस्टॉइड एयर सेल था, ठीक। मान लो मिडल ईयर था। और फिर यहाँ से क्या था? यूस्टेशियन ट्यूब भी अटैच होता है। तो मिडल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब, और ये क्या है? जो मिडल ईयर का सबसे ऊपर का पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? एटिक कहते हैं। और ये एटिक को किससे जोड़ता है? एडिटस से। नहीं, देखो, एटिक को जोड़ता है एंट्रम से। एंट्रम से जोड़ता है किसके द्वारा? एडिटस के द्वारा। और एंट्रम क्या है? लार्जेस्ट सेल है। मैस्टॉइड एयर सेल का लार्जेस्ट सेल होता है। तो यही सारे पार्ट मिलके बनाते हैं क्या? मिडल ईयर क्लेफ्ट। तो मतलब ये मिडल ईयर क्लेफ्ट को अफेक्ट करता है, ये इन्फेक्शन। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की, मतलब ये किस में होता है ज़्यादा? तो जनरली ये देखा जाता है इन्फेंट और चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, मतलब छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। और लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का मतलब क्या है? जो पुअर फैमिलीज होती हैं, तो उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और गांव में इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लोग हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, साफ़ सफाई नहीं रखते। किसी भी चीज़ से अगर कान में ऐसा भारीपन सा लग रहा है, किसी भी चीज़ से कान को खोदने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कभी कभी पिंच कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं। तो वहाँ से जो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही टच कर दिया, तो वहाँ से भी क्या पता टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ही होल हो गया, तो फिर दिक्कत आ सकती है। उसके बाद और कैसे हो सकता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मान लो इन्फेक्शन हो गया। एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, मान लो वायरल इन्फेक्शन हो गया, और वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा क्या होगा? ये जो चला जाएगा मिडल ईयर में, ठीक। क्योंकि जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, वो मिडल ईयर के एंटीरियर वॉल से जुड़ी होती है। तो उसके द्वारा जो है, और ये क्या करता है? एयर को बैलेंस करता है मिडल ईयर में। तो यहाँ से जो है, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, म्यूकस तो प्रोड्यूस होता ही है। तो क्योंकि ये यूस्टेशियन ट्यूब जुड़ा हुआ है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नासोफैरिंक्स से, तो जाके मिडल ईयर में इन्फेक्शन करा सकता है। क्योंकि जो है, जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है, देखो, ये मिडल ईयर में इन्फेक्शन करा सकता है। बात करें यूस्टेशियन ट्यूब की। यूस्टेशियन ट्यूब जो है इन्फेंट में, छोटे बच्चों में जो है शॉर्टर होता है। छोटे बच्चों में देखो शॉर्टर होता है, हॉरिजेंटल होता है और वाइडर होता है। इसलिए जो है इन्फेक्शन जल्दी से जो है मिडल ईयर में फैल जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म आसानी से चला जाता है। लेकिन बड़े लोगों में क्या होता है? नैरो होता है, लॉन्ग होता है। इसलिए क्या है? आसानी से इन्फेक्शन थोड़ा कम चांस रहता है। इसलिए जो है
एक्यूट सुपोरिटी जो ASOM है वो बच्चों में इसीलिए ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब देखो इनमें क्या होगा, शॉर्टर होता है ना एडल्ट के कंपेरिजन में, इसलिए ऐसा होता है। बाकी अगर हम बात करें ब्रेस्ट या बॉटल फीडिंग से भी यंग इन्फेंट में हो सकता है, क्योंकि मान लो बॉटल फीड, अगर मान लो जो बॉटल से फीड करा रहे हैं उसको हाइजीन नहीं मेंटेन किया, वहाँ कोई बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन करा दिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, या कभी कभी क्या है मदर को जो है सर्दी जुकाम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो क्या हो गया वो ऑर्गेनिज्म जो है मिल्क में पाया जाएगा, तो जब माँ जो बच्चे को मिल्क पिलाएगी तो उसके द्वारा भी यंग इन्फेंट में जा सकता है इन्फेक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, एक्सटर्नल ईयर की। अगर एक्सटर्मेटिक परफोरेशन हो जाए एक्सटर्नल ईयर में, मान लो किसी चीज़ से चोट लग गई बाहर कान में, तो अगर एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन होता है या कहीं परफोरेशन होता है, इंजरी होती है, तो एक्सटर्नल ईयर से जो हो मिडल ईयर में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। बाकी ब्लड के द्वारा जो है बहुत कम चांस होते हैं, इसलिए कहा गया है ये अनकॉमन रूट है। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन में 3 चीज़ थी, एक तो यूस्टेशियन ट्यूब से फैलता है, एक्सटर्नल ईयर से, और ब्लड बॉर्न जो है कम होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करेंगे, मतलब ऐसी कौन कौन सी इन्फेक्शन जो है इसको ASOM के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अगर मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ये भी है, तो क्या होगा इसमें भी जो है ASOM होने के चांसेस रहेंगे। एक्जेंथेमेटस फीवर है, मतलब ऐसा फीवर जिसमें जो है रैसेज और इचिंग हो रहा है स्किन में, जैसे कि डिप्थीरिया हुआ, मीजल्स हुआ, या फिर वूपिंग कफ हुआ, जिसमें खस खस की आवाज़ आती है खांसी में। तो ये क्या कर देगा, ये सब इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो भी पर्सन में जो है ASOM होने के चांसेस बढ़ा देता है। अगर मतलब टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स में इन्फेक्शन हो गया तब भी जो है ASOM होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता टॉन्सिल्स क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जो टॉन्सिल्स होता है वो जो ओरल कैविटी के सबसे पीछे पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये देखो ये क्या है, वल्वा, और वल्वा के देखो दोनों साइड में टॉन्सिल्स होता है। तो ये क्या काम करता है, ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया तो क्या उसको कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। और एक होता है एडेनॉइड। एडेनॉइड क्या होता है, ये ओरल कैविटी के पीछे होता है और ये नेज़ल कैविटी के पीछे होता है। तो देखो एडेनॉइड, इसका भी काम क्या है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। तो यहाँ भी अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो भी क्या करेगा, ASOM के चांसेस होने को बढ़ा देगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक राइनाइटिस की। क्रोनिक राइनाइटिस क्या है, मान लो नज़ल इन्फेक्शन हो गया, नोज़ में लंबे समय तक धीरे धीरे इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर साइनोसाइटिस, साइनसेस में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो भी जो है ये हो सकता है ASOM। बाकी नज़ल एलर्जी से भी हो सकता है, अगर नोज़ में एलर्जी हो गई किसी चीज़ की तो ऐसे पर्सन को कहते हैं ना मास्क लगाना चाहिए, या फिर जिस चीज़ से एलर्जी उससे बच के रहना चाहिए। और जो ट्यूमर अगर मान लो हो गया नेज़ोफेरिंक्स में अगर ट्यूमर हो गया, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये भी आता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा ये भी फैल जाएगा। उसके बाद देखो क्लेफ्ट पैलेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। किधर गया, देखो ये है क्लेफ्ट पैलेट, और ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, जो है एक होता है ना पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। तो अगर आप अपने टंग से ऊपर वाले माउथ के ऊपर वाले ओरल कैविटी के ऊपर वाले पार्ट को टच करेंगे, आगे की तरफ क्या आपको हार्डनिंग नज़र आएगी, और जब पीछे जाएंगे तो वहाँ सॉफ्ट नज़र आता है। तो जो पैलेट है वहाँ पर अगर एब्सेंट है, मतलब इंटरप्शन हो जा रहा है पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट में या फिर हार्ड, जहाँ भी पैलेट में किसी पार्ट में, तो उसी को क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। अगर देखो यही लिप में, होठ में भी हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी का एब्रप्शन हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं क्लेफ्ट लिप भी कहते हैं। तो क्लेफ्ट लिप, तो इसमें क्या क्लेफ्ट पैलेट की वजह से जो है ASOM के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही पार्ट आता है ना, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब के पास ही प्रेजेंट है। ठीक, और इसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी की, मतलब वो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो कि ASOM को काज करा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला बैक्टीरिया आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, जो कि निमोनिया कराता है। और देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, मोरक्जिला कैटरेलिस हो गया। तो मेनली जो है यही तीनों कराते हैं। अब इसके लिए अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। SHM
एसएचएम से आप याद कर सकते हैं कि एसएचएम जो बैक्टीरिया है वो एएसओएम को कराता है। एस से क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच से क्या है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और एम से क्या है मोरक्जिल्ला कैटरैलिस। उसके बाद जो दूसरे बैक्टीरिया कौन कौन से आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरेगोनेशा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 30% देखो यही करा रहा है, उसके बाद 20% इन्फ्लुएंजा वाला, 12% मतलब एसएचएम वाले ज़्यादा कराते हैं और दूसरे भी करा सकते हैं। उसके बाद हम पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करेंगे। तो देखो पैथोलॉजी में क्या आता है, इसमें कई स्टेज में इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले क्या आएगा, स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन, मतलब जो यूस्टेशियन ट्यूब था उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है, किसकी वजह से, इडमा और हाइपरेमिया की वजह से। इससे क्या हो गया, नेज़ोफेरेंजियल जो नेज़ोफेरिंग्स का जो एंड है वो ब्लॉक हो जाए, वो ट्यूब को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्योंकि देखो फेरिंग जो होता है ना, फेरिंग क्या है, कॉमन पैसेज है ओरल कैविटी या नज़ल कैविटी का। अगर फेरिंग्स के ऊपर जाएंगे वो नोज़ के पास, इसको क्या कहेंगे नेज़ोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पास जाएंगे तो ओरोफेरिंग्स, और नीचे आएंगे, नीचे क्या लैरिंग्स है तो लैरिंजोफेरिंग्स कहेंगे। तो जो नेज़ोफेरेंजियल एंड होता है तो वहीं देखो क्या होता है, यूस्टेशियल ट्यूब की देखो ओपनिंग वहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पे इडमा हो रहा है और हाइपरेमिया। इडमा होगा तो इसको ब्लॉक कर देगा, अब ब्लॉक कर देगा तो जो है उससे क्या होगा, उससे जो है एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एयर का, निगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, रिट्रैक्शन हो जाएगा, क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है रिट्रैक्ट हो जाती है और क्या करता है, सम डिग्री ऑफ इफ्यूजन कराता है, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड में नॉट बी अप्रिशिएबल। देखो अगर यहाँ पे जो है इडमा हो रहा है, ट्यूबल ऑक्लूजन, यूस्टेशियन ट्यूब क्या हो, बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या, यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या था, मिडल ईयर में जो है एयर को बैलेंस करने का काम था, ठीक। मान लो बाहर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है कान में तो उससे क्या करता था, वो मिडल ईयर को जो एक्स्ट्रा एयर चली गई मिडल ईयर में वो जो है यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल देता था। क्योंकि जो यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, देखो क्योंकि जो यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जा रही है। देखो यहाँ से ज़्यादा आवाज़ आती थी, यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा जो है निकल जाता था ओरल कैविटी के द्वारा बाहर, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है। अब देखो ज़्यादा एयर आवाज़ आएगी तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जा रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसलिए अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक। तो यही इसमें लिखा है। बाकी तो स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन, सबसे पहले ट्यूबल ऑक्लूजन का स्टेज होगा, उसके बाद अब इसमें सिम्पटम और साइन भी आएंगे। जितने भी स्टेज है सब स्टेज का अलग अलग साइन और सिम्पटम हो। सिम्पटम क्या है, जो पेशेंट बताएगा, साइन क्या है, जो डॉक्टर बताएगा। सिम्पटम में क्या है, बहरापन होगा, कान में दर्द होगा, लेकिन कोई फीवर नहीं रहेगा। और साइन में क्या दिखाई देगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो रिट्रैक्टेड रहेगी, ठीक। और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, एक लाइट कोन लाइट होती है जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे लाइट ऑफ कोन होता है, वो नहीं दिखाई देगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। बाकी अगर ट्यूनिंग फॉर्क टेस्टिंग कराएंगे तो हमें कौन सी हियरिंग लॉस दिखाई देगी, कंडक्टिव डीफनेस हमें देखने को मिलेगा। तो हियरिंग लॉस पे भी एक वीडियो आएगी, तो वहाँ आपको डिटेल में इसके बारे में समझ में आएगा। बाकी यहाँ हम टेस्ट के बारे में बस नाम उसका जाने इतना बहुत है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेज ऑफ प्री सुपरेशन, मतलब सुपरेशन का मतलब क्या था, पस बनना, और प्री सुपरेशन मतलब पस बनने के पहले की स्टेज है। तो ट्यूबल ऑक्लूजन हुआ लंबे समय से, उसके बाद क्या हुआ, जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म था वो क्या करेगा, टिम्पैनिक कैविटी में चला जाएगा। देखो टिम्पैनिक कैविटी में जाने के बाद क्या करेगा, हाइपरीमिया करा देगा, ठीक। अगर आपको हाइपरेमिया नहीं पता तो मैं बताता हूँ, हाइपरेमिया क्या होता है, एक्सेस ब्लड सप्लाई हो जाती है किसी ऑर्गन या टिश्यू पर। तो देखो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, ठीक, और जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट जो रहेगा वो मिडल ईयर में दिखाई देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंजेस्टेड हो जाएगा। एक्सुडेट का मतलब जो है, जो फ्लूइड है ब्लड वेसल से फ्लूइड जो रिस्क कर बाहर आ जाएगा और इस कंजेशन और ज़्यादा कर देता है। अब यहाँ पे हम सिम्पटम और साइन देखेंगे तो यहाँ पे मार्क्ड ERR रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कान दर्द होगा, जिसकी वजह से जब कान लगातार दर्द होता रहता है तो नींद भी नहीं आती है। और देखो डीफनेस हो रहेगा, ये सुनाई कम देगा, और एक रिंगिंग सेंसेशन सुना जाएगा, ऐसा लगे कुछ बज रहा है। और देखो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ फीवर और थकावट महसूस होती है हमेशा। उसके बाद हम बात करें साइन में क्या डॉक्टर देखेगा कि पास टेंशन में कंजेशन है, और किसे देखेगा, ओटोस्कोप से या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके द्वारा देखता है
बाकी अगर हम पेरीफेरी या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर बात करें तो वहाँ पे हमें कार्डविल अपीयरेंस दिखाई देगा, जो बाद में क्या बन जाता है, पूरा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको लेके पार्स फ्लैसिडा को लेके रेड हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम ट्यूनिंग फॉर्क की टेस्टिंग कराते हैं तो हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें स्टेजेस ऑफ सुपरेशन। अब पहले क्या था, प्री सुपरेशन। अब प्री सुपरेशन के बाद क्या आएगा, सुपरेशन आएगा। तो अब देखो यहाँ पे पस बन चुका है, पस बन चुका है कहाँ पे, मिडल ईयर में और मैस्टोइड एयर सेल में भी कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि मिडल ईयर कैलोट का भी ये इन्फेक्शन है ना, क्योंकि पूरा पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है, एटिक, एडिटस, एंट्रम, मैस्टोइड एयर सेल, ईस्ट एशियन ट्यूब, इसलिए जो है मैस्टोइड एयर सेल में भी कुछ एक्सटेंट तक रहेगा पस। उसके बाद देखो क्या होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बल्ज होने लगेगा, कहाँ पे, जहाँ से ये रप्चर हुआ है। अब यहाँ पे भी साइन और सिम्पटम हमें क्या देखने को मिलता है, सिम्पटम में देखो जो दर्द था और ज़्यादा बढ़ेगा, बहरापन और ज़्यादा बढ़ेगा, और बच्चे में क्या होगा, फीवर होगा 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ रहा है। और इसमें देखो वोमिटिंग और कन्वल्सन भी होगा, मतलब उल्टी आ सकती है, और जो है उसको चक्कर भी आएगा, क्योंकि मिडल ईयर का काम क्या, क्योंकि जो इनर ईयर जो बैलेंसिंग का काम करता है तो इनर ईयर पर भी इफेक्ट करता है। और बाकी देखो साइन की अगर हम बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ रेड दिखाई देगी, बाकी बल्ज कर जाएगा और लॉस ऑफ लैंडमार्क के साथ। और देखो येलो स्पॉट हमें देखने को मिलता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में येलो स्पॉट देखने को मिलता है, और निप्पल लाइक प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। समझ रहे हो, निप्पल लाइक मतलब निप्पल कैसा होता है, ऐसा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ऐसा प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें मैस्टोइड एंट्रम में क्या होगा, यहाँ पे हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगा। अगर इसका एक्सरे कराते हैं, अगर इसका एक्सरे कराएंगे तो हमें क्लाउडिंग, एयर सेल जो है उनमें क्लाउडिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सुडेट आ गया है, क्योंकि जो है रिस्क वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से भर चुका है बस के द्वारा, इसलिए क्लाउडिंग हो गई है मैस्टोइड एयर सेल की। तो मैस्टोइड एंटर में टेंडरनेस रहेगा, मतलब टच करने पे अगर वहाँ किसी से टच करेंगे तो दर्द होगा, एक्सरे में ये पता चलता है। उसके बाद क्या आता है, स्टेजेज ऑफ रिजोल्यूशन। स्टेजेज ऑफ रिजोल्यूशन में क्या होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अब वो रप्चर कर जाएगी और पस जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक, पस रिलीज हो जाएगा। तो देखो प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम पहले ही स्टार्ट कर दें तो रिजोल्यूशन जो है शायद स्टार्ट हो जाए, और जिसकी वजह से रप्चर नहीं होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर रिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगा। तो सिम्पटम में क्या है, क्योंकि पस निकल चुका है, पस की वजह से दर्द होता था, पस निकल चुका है, तब ईयर आर्च जो है रिलीव्ड हो जाएगा, मतलब दर्द जो कान में हो रहा था वो कम हो जाएगा, और फीवर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चाइल्ड अब बेटर फील करेगा। तो ये जो ASOM, इसीलिए इसको कहा गया है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, मतलब ये अचानक से तेज़ी से फैलता है और फिर धीरे धीरे करके बहुत हाई लेवल में जाता है और फिर लो लेवल में आ जाता है, मतलब कम हो जाता है दवा लेने पे। उसके बाद देखो हम बात करेंगे कि इसके साइन की। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या दिखाई देगा, ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज होगा, मतलब ब्लड से लगा हुआ डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो चुकी है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। बाकी बाद में कैसा हो जाएगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। और देखो यहाँ पे स्मॉल परफोरेशन हमें देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट ऑफ पार्स टेंसा, जो पार्स टेंसा है उसके एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में। देखो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी इसके 4 पार्ट थे ना, एंटेरो सुपीरियर, एंटेरो इन्फीरियर, पोस्टेरो सुपीरियर और पोस्टेरो इन्फीरियर। तो जो एंटेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्स टेंसा के पास, वहाँ पे स्मॉल छोटा सा परफोरेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी हाइपरीमिया भी देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड सप्लाई जो इंक्रीज कर जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। अब इसके बाद क्या आता है, स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये कह सकते हैं लास्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, वायरुलेंस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा होता है, या फिर क्या रेजिस्टेंस हो जाता है, पेशेंट जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, जो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस हो जाएगा। और देखो रिजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी। और डिजीज़ जो है क्या होगा, डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलेगा मिडल ईयर के बाहर भी, जिसकी वजह से जो मिडल ईयर था इसके बाहर डिजीज़ फैल रहा है। मिडल ईयर अंदर था तो उसके बाहर डिजीज़ फैल रहा है, उसके बाहर जो जो स्ट्रक्चर रहेंगे सब अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक।
तो जो मैस्टॉइड था, तो मैस्टॉइड में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा अचानक तेज़ी से, तो इसको इसीलिए कहा गया एक्यूट मैस्टोडाइटिस। और देखो सब पेरीऑस्टियल एब्सेस हो जाएगा, जो पेरीऑस्टियम के नीचे का पार्ट है वहाँ पे एब्सेस या कहीं इन्फेक्शन हो जा सकता है, लोकलाइज इन्फेक्शन। फेशियल पैरालिसिस, फेस की पैरालिसिस हो सकती है। और जो लेब्रिंथाइटिस हो सकता है, मतलब जो इनर ईयर है वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। अब पेट्रोसाइटिस, जो पेट्रस बोन है, क्योंकि पेट्रस बोन लोकेटेड होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, जो ड्यूरा के बाहर की जो लेयर है वहाँ पे जो है एब्सेस हमें इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन की कवरिंग है, मेनिंजेस जो है वहाँ भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है ब्रेन एब्सेस भी यहाँ हमें देखने को मिलता है। और लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मिडल ईयर है जिस स्ट्रक्चर से घिरा है उस सब स्ट्रक्चर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, इसलिए कहा गया है इसको क्या, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब इसके बाद आते हैं किसमें, ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एंटी बैक्टीरियल थेरेपी देंगे, एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं इसमें, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन को, ट्राइमोक्साजोल। और जो है क्या देंगे, डीकंजेस्टेंट नज़ल ईयर ड्रॉप देते हैं, जैसे कि इफेड्रिन हुआ, 1% देंगे एडल्ट में, 0.5% चिल्ड्रन में देंगे। और ऑक्सीमेटाजोलिन दे सकते हैं, जाइलोमेटाजोलिन। तो ये केमिकल नेम है, बल्कि अलग अलग ब्रांड में मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करें ओरल नसल कंजेस्टेंट की, तो ओरल नसल डीकंजेस्टेंट देते हैं, क्योंकि जो यूस्टेशियन टू ब्लॉक है उसको भी जो है हटाना है। तो स्यूडो इफेंड्रिन देते हैं इसमें। और जो है एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक, फीवर और दर्द के लिए क्या देंगे, पैरासीटामॉल देते हैं। और ईयर टॉयलेट से जो है कान को साफ़ करते हैं जो भी इकट्ठा हो गया है। बाकी जो है ड्राई लोकल हीट भी देते हैं, जिससे क्या पेन में राहत आए। उसके बाद मिरिंजोटोमी करते हैं, ठीक, जिस जगह पे मतलब मिरिंजोटोमी अगर आपको नहीं पता, ये जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम में होल करके जो फ्लूइड को बाहर निकला। टमी का मतलब क्या होता है, काटना। मिरिंजो का मतलब क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम में होल करके फ्लूइड को बाहर निकालना, क्योंकि फ्लूइड जब बाहर आएगा तभी पर्सन को रिलीड होता है, इसलिए मिरिंजोटमी भी कर सकते हैं इसमें। तो ये था ASOM। तो मैंने जल्दी जल्दी ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। बाकी अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।